नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी और आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गेटिंग टू द मून। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। फिर वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग आर्टिकल। ये इजराइल जो है उसके पास बहुत ताकत है, मिलिट्री पावर है, लेकिन क्या मिलिट्री पावर ही पर्याप्त है? द आंसर इज नो। क्यों नो? विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। फिर ये कतार और भारत के साथ जुड़ा हुआ जो टॉपिक है ना, ये हमारे कुछ ऑफिसर्स को एस्पियोनाज के केस में मौत की सजा सुनाई है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। टेरर इन बैग्स, ये केरला में जो इश्यू हुआ, जो टेरर अटैक हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और एक अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ट्रेन मिसहैप यानी कि एक दुर्घटना हुई है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 5 टॉपिक्स। लेकिन उससे पहले जॉर्ज बर्नार्ड शो, एक बहुत ही बड़ा नाम। राइट, जहां तक मुझे याद है जॉर्ज बर्नार्ड शो जो है वो क्या करते थे, वो लंदन की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में जाते थे, बड़े बड़े बुक स्टोर्स में जाते थे, इवेंट्स को अटेंड करते थे और कहते थे कि भाई क्या आपने जॉर्ज बर्नार्ड शो की किताबें पढ़ी हैं? लोग कहते थे कि भाई नहीं, हमने तो उनका नाम भी नहीं सुना है। तो कहते थे कि अरे यार, आप अपने आप को पढ़े लिखे और लिटरेट और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग कहते हो, लेकिन आपको जॉर्ज बर्नार्ड शो के बारे में नहीं पता है, आपने उनकी किताब नहीं पढ़ी है। हद हो गई। तो लोग कहते थे कि भाई ये कौन है जॉर्ज बर्नार्ड शो? तो देखते ही देखते लोग जो हैं वो फिर इनकी किताबें खरीदने लगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा झूठ बोलकर उन्होंने किताब बेची और वो बड़ा नाम हो गया, नहीं, जेन्युइनली उन्होंने चीजें ऐसी क्रिएट की थी। लेकिन ये उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केटिंग का तरीका जो है वो अपनाया और एक बहुत बड़ा नाम बन गया। ये एक ऐसी कहानी जो है वो उनके साथ जुड़ी हुई है। एनीवेज, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट, ये कहा है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने, एंड दिस इज राइट। राइट, राह मत देखिए अपॉर्चुनिटी की, क्रिएट कीजिए इसको लेकर तैयारी स्टार्ट कीजिए। और लेट्स से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है कि आने वाली है, देन एज वेल डोंट जस्ट वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। आप एक चीज जो कर सकते हैं, जब भी आप राह देख रहे हैं एंड इफ यू आर लेट्स से बेसिकली वेटिंग पीरियड में हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। राइट, सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो तो कभी रोकना ही नहीं है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, गेटिंग टू द मून। A clear strategy involving private participation and international collaboration is an absolute must for ISRO in its lunar mission. पूरा जो आर्टिकल है उसका एक मीन्स किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आर्टिकल समझ में आ गया ना कि इसरो को अगर सफलता चाहिए तो इसरो को क्या करना पड़ेगा? इसरो को प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो करना पड़ेगा। और इस चीज को लेकर हमें क्लियर स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर ये चीज करेंगे तो इसरो जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन में बैकग्राउंड में देखिए, पता है ये कौन है? एक समय के यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी साहब। 1962 में उन्होंने रेडियो में ये कहा, 40,000 लोग जो है वो सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक दिन हम, आने वाले भविष्य में हम, यानी कि यूएसए जो है वो चांद पर लोगों को भेजेगा। और 7 सालों के बाद ऐसा हुआ। नील आर्मस्ट्रांग जो है उन्होंने पहला कदम चांद पर रखा। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। अब 61 ईयर्स के बाद एक और बड़े लीडर ने ऐसी एक बात बताई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उन्होंने कहा कि 2040 तक चांद पर इंसानों को भेजा जाएगा और ये भारत करेगा, इसरो करेगा। और 2035 तक, उससे 5 साल पहले, भारत जो है वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन जो है वो तैयार करके आसमान में लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक विजन जो है वो भारत ने देखा है। एंड डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि 2040-35 तक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो प्रेसिडेंट नहीं होंगे। अब सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, ही विल नॉट बी प्रेसिडेंट ईदर। लेकिन लीडर्स जो होते हैं, राइट, कोई भी किसी भी लेवल पर अगर आप देखेंगे, लीडर्स जो होते हैं उनका मेन काम होता है कि दूसरे लीडर्स को क्रिएट करना, एक विजन दिखाना। तो भारत का ये जो विजन है वो आप समझ लीजिए कि विक्रम साराभाई के समय से चल रहा है और फ्यूचर जो मीन्स इसका कोई अंत ही नहीं। जैसे स्पेस जो है उसका कोई शायद अंत नहीं है, वैसे ही हमारे विजन का भी कोई अंत नहीं है। नाउ द थिंग इज कि अभी जो हमने LVM-3 जो लिफ्ट किया, जो LVM-3 है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कही जाती है 4000 किलो की कैपेसिटी है। राइट, 4000 किलो का पेलोड जो है वो लेकर ये उड़ सकता है। 2025 में जो गगनयान मिशन है, ये ह्यूमन रिलेटेड जो एक मिशन है, तो इसमें LVM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें 3 मेंबर्स जो हैं उनको तैयार भी किया जा रहा है। 400 किलोमीटर ऊपर आसमान में, स्पेस में उनको भेजा जाएगा। 3 दिनों तक वो स्पेस में रहेंगे और उसके बाद वापस वो यहां पर आ जाएंगे। ना देखिए, नासा जो है, तो नासा का जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है, अब आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए इसका इस्तेमाल होगा। 2025 में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, और इसकी पेलोड कैपेसिटी देखिए, इट इज 20,000 किलो प्लस, ये चांद तक जो है वो पहुंच सकता है। सो द थिंग इज के हमारी 4000 की कैपेसिटी है LVM-3 की। जो नासा है उनका ये स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है, तो इसकी कैपेसिटी 20,000 है। सैटर्न 5 जो रॉकेट था, 1960s से लेकर 70s के बीच में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, इसकी कैपेसिटी जो है ये 41,000 किलो की थी। तो अभी कैपेसिटी की अगर हम बात करें, पेलोड की बात करें, तो उसमें थोड़े हम पीछे हैं। तो इस चीज में डेफिनेटली कोलैबोरेशन जो है वो किया जा सकता है। इसरो ने अभी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है इसको भी टेस्ट किया है। एंड आई एम श्योर यू नो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ी बहुत चीजें जानते होंगे।
क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि बहुत ही लो टेम्परेचर के साथ जुड़ी हुई चीजें जो होती है इसको क्रायोजेनिक कहते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन जो है C-20, ये हमने अभी टेस्ट किया है इसरो ने, और इसका जो हायर थ्रस्ट है इट इज समवेयर अराउंड 21,900 किलोग्राम। तो इसकी कैपेसिटी जो है वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। इसी के साथ हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, वी कैन लर्न फ्रॉम सोवियत सोयूज स्पेसक्राफ्ट। ये सोयूज स्पेसक्राफ्ट जो है ये अभी तक का सबसे रिलायबल स्पेसक्राफ्ट साबित हुआ है। 1960s से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऑफ कोर्स इसमें अपग्रेड हो रहे हैं और 140 से भी फ्लाइट जो है वो इसकी हो चुकी है। तो वी कैन कोलैबोरेट विद रशियंस एज वेल एंड वी कैन लर्न फ्रॉम देम, और अमेरिकन के साथ भी कोलैबोरेट किया जा सकता है। तो आने वाले जो हमारे फ्यूचर के मिशन है ना, उसके लिए हमारी कैपेसिटी जो है वो जल्द से जल्द हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी जो चीज हमें चाहिए दैट इज फास्टर ल्यूनार ऑर्बिट ट्रांसफर। अब देखिए चंद्रयान 3 जो है तो इसको कितने दिन लगे, 41 डेज लगे। एक अलग रास्ता हमने चुना था, राइट, धीरे धीरे करके फिर चीजें जो है वो बढ़ती गई, फिर मून की ट्रेजेक्टरी में, और फिर धीरे इस प्रकार से चंद्रयान ने पूरा अपना ट्रैवल जो है वो किया। ल्यूना 25 ये रशिया का है, तो ये 6 दिनों के अंदर ये जो चांद का जो ऑर्बिट है वहां तक पहुंच गया था। ऑफ कोर्स ये फेल रहा ल्यूना 25, लेकिन यू कैन सी कि यहां पर 41 डेज लगे, उनको लगे सिर्फ 6 दिन। और अपोलो 11 जो है वो 9 दिनों के अंदर चांद और वापस पृथ्वी पर आ गया 9 दिनों के अंदर। तो ये अमेरिकन और रशियन जो फ्लाइट्स होती हैं तो इसमें फ्यूल भी ज़्यादा होता है, बड़ी फ्लाइट्स होती हैं, राइट। हमारी कैपेसिटी और हमारी जो टेक्निक है वो थोड़ी अलग रहती है। बट अगर हम इंसानों को वहां पर भेज रहे हैं तो 41 डेज के लिए वहां पर रखना इट्स अ बिग थिंग, इसलिए चांद पर अगर उनको लैंड करवाने की बात कर रहे हैं, चांद पर अगर हमारे जो बेसिकली चांद तो यहाँ पर है, एज यू कैन सी दिस इज अर्थ हियर, राइट। ये ग्राफिक की बात कर रहा हूं मैं। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि अगर हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको चांद पर भेजने की बात कर रहे हैं तो हमें जल्द से जल्द उनको वहां पर पहुंचाना पड़ेगा, और जल्द से जल्द वापस वो अपना मिशन खत्म करके यहां पर आ जाए, तभी पूरा मिशन जो है वो कंप्लीट माना जा सकता है। तो ये स्पीड को लेकर कुछ चीजें जो है वो करने की जरूरत है, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अभी और ज्यादा रिसर्च की जा सकती है। रशिया से हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीख रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेटर्स, कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, फूड स्टोरेज कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें। और रही बात स्पेस सूट्स की, तो रशिया की कंपनी है रोसकॉस्मोस, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, राइट। और हम उनसे ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे, प्रोक्योर करेंगे। अभी फिलहाल इस आर्टिकल में इस प्रकार की चीज़ें जो है वो हमें पढ़ने को मिल रही है। फिर हमें चाहिए स्पेस क्राफ्ट कम्युनिकेशन, डीप स्पेस का जो नेटवर्क है नासा का, तो वी नीड समथिंग लाइक दैट, या फिर हम नासा का यही डीप स्पेस नेटवर्क जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको नासा भी भेजा गया है, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं एंड दे आर ट्रेनिंग इन रशिया एज वेल। तो दोनों के साथ बेसिकली अच्छी चीज़ें, मीन्स अच्छा कोलैबोरेशन है हमारा। और प्राइवेट प्लेयर्स को जहां पर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो वहां पर हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जहां पर लेट्स से कोई कंपोनेंट्स हम प्राइवेट प्लेयर्स से खरीद सकते हैं, ये सारी चीज़ें। कंपेयर टू रशिया, कंपेयर टू पर्टिकुलरली यूएसए, हमारे यहां पर जो पैसे एलोकेट किए जाते हैं नासा के लिए, इसरो के लिए सॉरी, तो वो बहुत ही कम रहते हैं। नासा जो है वो बहुत बड़ा बजट लेकर चलता है। ऑफकोर्स अमेरिका जो है वो फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू इंडिया, लेकिन जो एक छोटा बजट लेकर हम एक बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो दैट इट मेक्स इट वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो यहां पर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और ल्यूनार सक्सेस के लिए हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स, या फिर स्टार्टिंग में हमने जैसे देखा टू कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज एज वेल। तो इस प्रकार से ही चीज़ें जो हैं वो हम फटाफट कर पाएंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, Israel and limits of military power. The last 8 decades from World War II and Israel's experience show that relying on military power, however formidable, is an ineffective approach to achieving a larger political strategic objective. बहुत सारे लोग जो है वो ये टैगलाइन से सहमत नहीं होंगे। लोग कहेंगे कि आज इजराइल नाम का देश जहां पर है वो इसीलिए है क्योंकि इजराइल जो है उसके पास एक बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री पावर है। अगर ये मिलिट्री पावर नहीं रहता तो इजराइल जो है उसको कब का अरबिक देशों ने मिलकर कुचल लिया होता। ये बात भी सच है, लेकिन पे अटेंशन हियर, अगर आप देखेंगे 40s के बाद, लेट मींस 40s, वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद का जो समय है, तो 1-2 दशक तक मिलिट्री पावर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था और उसकी वजह से रिजल्ट्स भी देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले 8 दशकों का एनालिसिस करेंगे देन यू विल फाइंड कि भले ही मिलिट्री पावर जो है वो इंपॉर्टेंट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक आप स्ट्रांग मिलिट्री है तो फिर आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। और ग्लोबली भी देखेंगे तो अलग अलग देश जो है वो अपना बजट जो है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। जापान जो है वो पैसिफिज्म पर चल रहा था, राइट, लेकिन अब जापान जो उसने कहा कि ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। अब जापान जो है वो अपना डिफेंस बजट धीरे धीरे करके डबल करता जा रहा है। 2027 तक जापान जो है वो अपना डिफेंस बजट नियरली डबल कर देगा, डबल से ज्यादा कर देगा।
तो दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि लोग जो है वो अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। हम भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खरीद रहे हैं और हम भी आत्मनिर्भरता के राह पर चल रहे हैं। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू हैव टू हैव दैट मसल फ्लेक्सिंग कैपेसिटी, राइट। सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें आपके पास हो, उसके बाद ही आप इन सारी चीज़ों के त्याग के बारे में बात कर सकते हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वाज सेड बाय स्वामी विवेकानंदा, राइट। उन्होंने कहा था कि अगर आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो ताकत है, इफ यू हैव दैट करेज, आप ताकतवर हैं, और फिर एक छोटा बच्चा आकर आपको धमकी देता है। जस्ट इमेजिन कि एक छोटा बच्चा, 3 4 5 साल का एक बच्चा आकर कहता है कि भाई चला जाए ऐसे वरना तुझे मार दूंगा। एंड नाउ यू नो इट वेरी वेल कि आप उस बच्चे को एक लाफा मारोगे, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको वो बुखार आ जाएगा। यू नो दैट वेरी वेल, देन एज वेल यू आर सेइंग कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। दिस इज नॉन वायलेंस, कि जब आपकी पूरी कैपेसिटी है, व्हेन यू नो इट वेरी वेल कि आप सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस समय पर आप कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ो। दैट इज नॉन वायलेंस। अदर वे राउंड अगर हम देखें, एक छोटा बच्चा जो है उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा है और फिर छोटा बच्चा कहता है कि भाई नहीं, मुझे इसको नहीं मारना है, मैं नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ये नॉन वायलेंस नहीं है, ये कायरता है। सो दिस इज ए थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डिफेंस वाइज अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो उसके बिना हम शांति और पीस और ये सारी चीज़ों के बारे में उतनी अच्छी तरीके से वो चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर वो हमारे पास नहीं है, देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इज वेल कि सिर्फ स्ट्रेंथ जो है उससे कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसराइल को देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विस उनके पास है। तो हमास जो है वो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता ना, लेकिन क्या इसराइल आज तक हमास को डिस्ट्रॉय कर पाया? द आंसर इज नो। 5 वॉर्स हो चुके हैं, युद्ध हो चुके हैं, 2003 से लेकर अभी तक देखेंगे तो 5 युद्ध हो गए, लेकिन क्या गाजा में से इस प्रकार की आतंकवादी एक्टिविटीज जो है वो बंद हुई? नहीं। यूएसए और बड़े बड़े देश जो हैं वो सीरिया में पहुंच गए, लेकिन सीरिया में क्या हुआ? आईसिस का जन्म हुआ। एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर पर रिलाय करना जो है, इट विल लीड टू ए बिग फेलियर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि प्योर मिलिट्री अप्रोच जिन जिन जगहों पर अप्लाई किया गया है, वहां पर सिर्फ फेलियर्स ही देखने को मिले हैं। कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, राइट, एक्सेप्शंस हैं, नॉट एग्जाम्पशंस, एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस में की बात करें तो फाल्कलैंड्स वॉर, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में जो इश्यू हुआ था, तो ब्रिटेन ने फोर्स का इस्तेमाल किया। 1971 में बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था, उसमें भी भारत ने फोर्स का इस्तेमाल किया, कोई ऑप्शन नहीं था। इस प्रकार की चीजें जो है वो करनी पड़ी थी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर प्योर मिलिट्री अप्रोच की वजह से कुछ फायदे हुए हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर केसेस में यू विल फाइंड ओनली फेलियर्स ओनली। पोस्ट 1945 few achieved objectives militarily, many suffered unlikely defeats। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में, अमेरिका, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, फ्रांस की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर फ्रांस की हुकूमत हुआ करती थी। रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, उसका नाम है कुछ जोटाडविल, ऐसा कुछ नाम है, सीज ऑफ जोटाडविल, ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और इस फिल्म में जो आयरलैंड है ना, उसकी हिम्मत दिखाई है कि आयरिश लोगों ने कैसे इम्पार्शियलिटी रखी, और कैसे जो फ्रेंच आर्मी है वो कैसे उस प्रकार की एक बुरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रही थी, और फिर आयरलैंड को, यूएन की तरफ से आयरलैंड को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। तो आयरलैंड जो है उसने, उनके सोल्जर्स ने, कुछ ही सोल्जर्स थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट दी और काफ़ी रक्षा की। इस प्रकार की एक फिल्म है, वक्त मिले तो देखना, स्पेशली इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ और रशियन प्रॉक्सीज जो है, व्हेन आई से रशियन प्रॉक्सीज, कौन सा नाम याद आ रहा है? मिशनरी ग्रुप, मर्सिनरी, नॉट मिशनरी, मर्सिनरी ग्रुप, काफ़ी न्यूज़ में था। मैं नाम नहीं लूंगा, राइट, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। तो चाइनीज़ और रशियन प्रॉक्सीज जो है वो अभी अफ्रीका के बहुत सारे देश को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इसकी वजह से फ्रांस जो है वो पहले मिलिट्री ताकत हुआ करता था, लेकिन अब फ्रांस धीरे धीरे करके यहाँ से एग्जिट कर रहा है। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स के सिर्फ मिलिट्री से आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। मिलिट्री का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, इट्स मोर लाइक स्टीरॉयड थेरेपी। आपको पेन रिलीफ हो जाएगी, आपको थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन जो डिजीज है वो क्योर नहीं होगा। बैटल्स आप जीत जाएंगे, राइट, और युद्ध में बैटल जीतना इनफ नहीं है, सिर्फ बैटल्स जीतना पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं। यू नीड डिप्लोमेसी, यू नीड पॉलिटिक्स, यू नीड कॉम्प्रोमाइज एज वेल, गिव एंड टेक जो है वो करना पड़ेगा। कुछ जगह इजिप्ट की जो है वो युद्ध में इजराइल जीत गया था, लेकिन फिर इजिप्ट की जगह जो है वो, फिर कुछ जमीन जो है, कुछ डेजर्ट का पोर्शन जो है वो वापस फिर इजराइल ने दे दिया। क्यों? क्योंकि वो एक कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और इजराइल जो है वो एक लंबे समय से यही करता आया है ना। इजराइल ने क्या किया है, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, टारगेटेड अटैक्स किए, टेररिस्ट जो है उसको मारने के लिए इजराइल ने
युद्ध और ये सारी चीजें नहीं, इसराइल ने 1-to-1 गया है कि मीन्स अपनी खुफिया एजेंसीज को, स्ट्राइक टीम को लगा दिया, जो टेररिस्ट है उसका ग्रुप है उसको एक के बाद एक आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया। तो इस प्रकार का भी रास्ता जो अभी तक इसराइल ने अपनाया है वो उसको अपनाया जा सकता है अगर टेररिज्म के खिलाफ, या व्हेन आई से टेररिज्म आई मीन टू, आई हैव टू बी वेरी क्लियर हियर, टेररिज्म जो है वो विचारधारा है, उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपको मानवतावादी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, और टेररिस्ट जो हैं उसको मारने के लिए ऑफकोर्स आपको स्ट्राइक टीम्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये जो स्ट्राइक टीम्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और ऊपर से दूसरी तरफ जो है वो ह्यूमैनिटी को साथ में लेकर चला जा सकता है। इस प्रकार के कोई अप्रोच जो है वो फॉलो किए जा सकते हैं, वरना सिर्फ मिलिट्री ताकत से वो रिजल्ट जो है वो मीन्स अगेन यू नो कि स्टेरॉइड वाला काम करेगा, ये आयुर्वेदिक वाला काम चाहिए, या फिर आपको जो डिजीज है उसको रूट से ही डिस्ट्रॉय करना है तो फिर आपको उस प्रकार की दवाई जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यू नो व्हाट आई मीन। अब नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, राइट। कतार एस्पियोनाज केस, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, इसके बारे में आई थिंक अब ये थर्ड टाइम हम बात कर रहे हैं। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये नहीं कहा है कि हमारे ये जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स हैं वो यहां पर मासूम हैं। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने या फिर भारत सरकार ने नहीं दिया है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, ऑफिसर्स जो हैं, वो इन ऑफिसर्स को मिले थे, उनकी मुलाकात हुई थी, लास्ट ईयर की बात है, या फिर नॉट लास्ट ईयर सॉरी, इसी साल की बात है, शायद अप्रैल 2023 में ये मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इश्यू नहीं किया गया था, और बहुत ही क्वाइटली जो है वो कतार और इंडिया इस पर्टिकुलर चीज को हैंडल कर रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया में इस चीज को काफी ज्यादा कवर किया गया पिछले 3-4 महीनों से। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में ये जो केस है ना, इस चीज को लेकर काफी सारे आर्टिकल्स लिखे गए, प्रेडिक्शंस किए जा रहे थे, ये भी बताया जा रहा था कि इन लोगों को मौत की ही सजा होगी एंड थिंग्स लाइक दैट। अब गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से इस चीज को हैंडल करने वाली है, इस चीज को लेकर किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट या फिर असेसमेंट जो है वो इश्यू नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो ये सजेस्ट करता है कि 2 स्ट्रेटजीज जो है वो गवर्नमेंट अपना सकता है। नंबर 1 इज कि ये जो डेथ सेंटेंस दी गई है तो इसको हायर कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, इसको अपील किया जाएगा, और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हायर कोर्ट में ये लोगों की जो मीन्स ये पूरी जो सजा है या फिर इनको बाइज्जत बरी किया जाए, इस प्रकार की कोई चीज जो है वो करने की कोशिश की जाएगी अगर कोर्ट का रास्ता लिया जाता है तो। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, वहां के जो एमिर हैं, यानी कि वहां के जो राजा हैं, जैसे हमारे देश में अगर किसी को फांसी की सजा होती है से तो प्रेसिडेंट जो है तो वो पार्डन कर सकते हैं ना, तो वैसे ही वहां के जो कतार के राजा है तो उनसे एक पिटीशन की जा सकती है और इनको पार्डन किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में कि कोई देश जो मीन्स यहाँ पर राजाशाही है, यहाँ के राजा हैं, तो फिर सरकार यही कोशिश करेगी कि उनके राजा को कन्विंस किया जाए कि कैसे हम उनसे एक पार्डन जो है वो अचीव कर लें, इन लोगों के लिए पार्डन लेटर जो है वो हासिल कर ले, पार्डन ऑर्डर। कतार जो है उसने प्रीवियसली डेथ सेंटेंसेस जो हैं तो उसको लाइफ में तब्दील किया है। फिलिपिनो वाला केस था, 2016 का एक केस है, 2016 या फिर 15 का एक केस था, 15 आई थिंक। तो इस केस में ऐसा हुआ था कि फिलीपाइंस के कुछ लोग जो हैं तो उन पर ये इसे स्पाइंग का इल्जाम था, फिर उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई और उसके बाद इसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील किया गया। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती है कि अगर एक ऑफिसर स्पाइंग का काम कर रहा है तो ठीक है, एक साथ 8-8 लोग मिलकर स्पाइंग का काम करें, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट डाइजेस्टेबल। ये थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। 2020 में एक इटालियन कंपनी है, इस इटालियन कंपनी का एक प्रकार का एक एमओयू हुआ कतार के साथ, और इटली जो है तो उनके हाथ में आ चुकी है ऐसी पनडुब्बियां, ऐसी सबमरीन्स जो रडार को भी बाईपास कर देती है। रडार में ये पकड़ी नहीं जा सकती। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी वाली जो सबमरीन्स है वो कतार खरीदना चाहता था, और इस चीज को लेकर ओमान की एक कंपनी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब ओमान की कंपनी में ये हमारे 8 ऑफिसर्स जो है वो काम करते थे, एक्स ऑफिसर्स टू बी प्रिसाइज काम करते थे, और ओमान की कंपनी जो है वो कतार की जो नेवी है या फिर कतार की जो मिलिट्री है तो उनको सलाह सूचना या एडवाइस और कंसल्टेंसी का काम जो है वो कर रही थी। अब यहां पर सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि उनको सबमरीन के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें पता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दूसरी चीज, वो हमारी नेवी के ऑफिसर्स थे, पेंशन जो है वो अभी भी चल रहा है। इसी के साथ जो ओमानी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें भी उनको काफी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो पैसों के लिए अगर वो स्पाइंग का काम कर रहे हैं तो दिस इज नॉट डाइजेस्टेबल, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा कहा जाता कि भाई इंडिया के लिए हम इंडिया या फिर हमारी रॉ के लिए अगर स्पाइंग और ये सारी चीजें करते हैं तो शायद हम समझ सकते कि चलो, लेकिन कतार के साथ हमारे ऐसे कोई रिलेशन नहीं, कतार हमारे लिए कोई दुश्मन देश नहीं है, तो हम उनके ऊपर इस प्रकार से नजर क्यों रखें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इल्जाम लगाया है वो ये लगाया है कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो इजराइल को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल। दूसरी चीज,
ये भी बताया जाता है कि इसमें आईएसआई का एक बहुत बड़ा रोल है। पहले क्या था कि पाकिस्तान के जो रिटायर्ड नेवी और आर्मी के ऑफिसर्स हैं तो उनको इजीली जॉब मिल जाती थी कतार में, अब ये अच्छी अच्छी पोजीशंस। लेकिन अब इंडियंस के रिलेशंस, इंडिया के और ये मिडिल ईस्ट के देशों के रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, तो इंडिया के बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज में काम करते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। तो इसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं तो उनको थोड़ी इसमें एक इम्पैक्ट आई है। तो ये भी कहा जाता है कि आईएसआई जो है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, तो इसने इस प्रकार की चीज़ें जो है वो जानबूझकर करवाई है। और कुलभूषण जाधव का केस जो है वो भी रेफरेंस में लिया गया कि कुलभूषण जाधव का केस, उसमें क्या हुआ था कि ही यूज्ड टू वर्क इन चाबहार पोर्ट, राइट। चाबहार पोर्ट में एक छोटा सा बिजनेस कर रहा था और फिर वहां पर आईएसआई वालों ने उसको अरेस्ट कर लिया, कुलभूषण जी को, ठीक है। फिर वो उनको लेकर गए पाकिस्तान और फिर उन पर केस चलाया, एंड यू नो द रेस्ट, राइट। कि फिर जो ये आईसीजे में कोर्ट में केस गया, हरीश साल्वे साहब ने इस केस को लड़ा, काफ़ी फेमस चीज़ है, राइट। और जो डेथ पेनल्टी दी गई थी तो इस पर एक अभी स्टे लगाया गया है। तो लेट्स होप कि ये जो केस है ना, क्योंकि कतार के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं याद कराना चाहूँगा कि वी आर ए बिग कस्टमर ऑफ कतार, वी हैव गुड रिलेशंस विद कतार। 8 लाख जितने भारत के लोग जो हैं वो कतार में रहते हैं, तो ये सारे रिलेशंस अच्छे हैं और होपफुली ये अच्छे रिलेशंस के आधार पर हम कोई एक रास्ता निकाल लेंगे जिससे हम ये हमारे 8 सोल्जर्स जो हैं उनको, एक्स सोल्जर्स जो हैं उनको वापस भारत लेकर आए, राइट। और इस केस के चंगुल में से उनको बचाए। अनदर ट्रेन मिसहैप, देयर मस्ट बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रेल सेफ्टी। सेफ्टी की बात करें और हमारे देश में सेफ्टी इज लाइक एक बहुत दूर का रिलेशन है, दूर का रिश्तेदार, राइट। रिश्तेदार तो ये कौन है, रिमाइंड्स मी ऑफ दैट सनी, मुझसे शादी करोगी। जोक्स अपार्ट, अब ये एक सीरियस टॉपिक है तो इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा एक एंगल से देखने की। अभी कुछ दिनों पहले रोड एक्सीडेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, कितने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है ऑन रोड्स, राइट। 3-4 लाख जितने लोग जो हैं वो इंजर्ड होते हैं, और ये तो वे सारे केसेस हैं जहां पर एक्सीडेंट्स दर्ज किए जाते हैं। अब ऑफ कोर्स ट्रेन के साथ जुड़े हुए एक्सीडेंट्स जो होते हैं तो ये इतने बड़े होते हैं कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये इग्नोर हो जाते तो ट्रस्ट मी इनको भी इग्नोर किया जाता। अब कुछ समय पहले ही वी नो क्या हुआ, जून में 290 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा में एक बहुत बड़ा कोलिजन हुआ और अब एक और ट्रेन जो है वो कोलाइड हुई है। 2 ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन एक दूसरे के साथ कोलाइड हुई, 14 लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए, 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। रेल सेफ्टी जो है इसके बारे में हमें शायद यही लगता है कि कोई लेसन हम सीख ही नहीं रहे हैं। अभी दिसंबर में हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि भारत ने कवच सिस्टम को लॉन्च किया। कवच जो है ये बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो अगर एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आमने सामने आ रही हैं या फिर आगे पीछे हैं तो कवच सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली ट्रेन की स्पीड को रोक देगा और ब्रेक लगा देगा। एक बहुत ही पुरानी और मीन्स ये हमने इंडिजीनियसली बनाई है, लेकिन बहुत एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारा नेटवर्क उतना बड़ा है, लेकिन दैट इज नॉट ए रीजन कि हम ऐसी एक्सक्यूजेस दें। नेटवर्क बड़ा है तो ज्यादा इक्विपमेंट और ज्यादा लेयर्स क्रिएट करके सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू, सेफ्टी जो है ना ये आप पैसों से नहीं खरीद सकते, राइट। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी एंड थिंग्स, लेकिन याद रखिएगा इस चीज को, सेफ्टी के लिए यू हैव टू हैव दैट कल्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सेफ्टी को लेकर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर है तभी सेफ्टी जो है वो डे टू डे लाइफ का पार्ट बनेगी। सेफ्टी शुड बिकम ए सॉर्ट ऑफ हैबिट फॉर अस, राइट। इट शुड बी ए सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक थिंग, इट शुड बी लाइक ए ऑटो पायलट थिंग जब भी सेफ्टी की बात आए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें सोचना, मीन्स ऑटोमेटिकली हमारी आदत ही ऐसी हो कि हम सेफ्टी को लेकर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करें। और इतने सारे लोगों की जब जान इस चीज पर टिकी हुई हो तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इज इट। अब प्रश्न यह है कि कवच जो है तो ये कितना रिलायबल है, नंबर 1, एंड नंबर 2 इसको थरोली कब इंप्लीमेंट किया जाएगा। दिसंबर में हमारे रेलवे मिनिस्टर ने कहा था कि इसको एक के बाद एक हर एक जगह पर, मीन्स कोशिश यही है कि पूरे देश में कवच सिस्टम का इस्तेमाल होगा, लेकिन फेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कब तक होगा, क्या इसकी डेडलाइन है, दिस आर द थिंग्स दैट शुड वरी अस। दूसरी चीज, हम सबको अच्छी ट्रेन में बैठना है, हमें सेफ ट्रेन चाहिए, कंफर्टेबल ट्रैवल करना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। दिस इज आवर टॉप प्रायोरिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम सेफली और कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। और रेलवे जो है, एज वी नो कि रेलवे इज लाइफलाइन ऑफ आवर इकोनॉमी। और जो लोग, जो ऑफिशियल्स यहां पर जिनकी गलतियां होती रहती हैं, जिनसे गलतियां हुई है, ऐसी गलतियां जो जानबूझकर हुई, देखिए व्हेन आई से गलती आई मीन टू से अगर जेन्युइन मिस्टेक हुई है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उनसे ये चीज मीन्स वो यू नो व्हाट आई मीन्स के अगर वो कुछ कर सकते थे और इसकी वजह से लेट्स से कि आलस की वजह से उन्होंने ये चीज नहीं की या फिर सेफ्टी जो के प्रोटोकॉल्स जो है उनका उल्लंघन किया,
तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर उनके ऊपर मुकदमा भी चलना चाहिए और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। Moving on to the last topic of the day, terror in bags. There needs to be a fair investigation of this blast in Kerala. ये कलामासेरी में जो ब्लास्ट हुआ। अब ये कलामासेरी में जो ब्लास्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर एक मार्टिन डोमिनिक नाम का व्यक्ति है, उसने कहा है कि भाई मैंने ये ब्लास्ट किया है, और फिर वो पुलिस के पास जाकर अपने आप को हवाले भी करता है। इस प्रकार की एक कहानी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। मार्टिन जो है उसने ये कहा कि भाई यहाँ पर एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, इसकी वजह से मुझे ये ब्लास्ट जो है वो करना पड़ा। मार्टिन ने खुद जाकर सरेंडर किया है, एज आई टोल्ड यू। अब आईईडी जो है इसका इस्तेमाल, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो सारी चीज़ों को थरोली इन्वेस्टिगेट कर रही है। नेशनल एजेंसीज, एनआईए, एनएसजी जो है उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब जब ये ब्लास्ट हुआ ना, उसके बाद तुरंत ही सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों पर स्पेक्यूलेशंस आने लगे, कम्युनल फ्रेंजी हमें देखने को मिली, राइट। बहुत सारी ऐसी कम्युनल पोस्ट जो है वो हमें देखने को मिले, विच इज़ वेरी वेरी सैड। आजकल ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन बैठे बैठे, मीन्स कहीं पर भी बैठे कुछ भी लिख देना जो है, अब ये सारी चीज़ों को हमें तो इग्नोर ही करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि बेवकूफ़ लोग ही ऐसी बातें करेंगे, जिनको सत्य क्या है, हकीकत क्या है, उसके बारे में कुछ देखना समझना नहीं है, बस कुछ भी लिख दिया, किसी को आतंकवादी बोल दिया, किसी के धर्म के नाम पे कुछ बोल दिया। ये सारी चीज़ों से आपको क्या लगता है कि कोई आतंकवादी जो है वो, मीन्स ये क्या कर रहे हैं पता है आप? ये आतंकवादियों को आप एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं। आतंकवादियों को क्या होगा फिर, जिन लोगों को, जिन यंगस्टर्स को आप कह रहे हैं कि भाई आप ही आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हो, आपका धर्म ये सिखाता है, ये वो सारी चीज़ें, तो फिर वो जो आतंकवादी है ना, वो जो हैंडलर्स हैं, वो कहेंगे इन यंगस्टर्स को, देखा आपके साथ यही होगा, आपको अगर चेंज होना है, आपको ये बदलाव करना है, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको हथियार उठाने पड़ेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में इस प्रकार के बेवकूफ़ लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वी डू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एज वेल कि केरला जो है उसमें रेडिकलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केरला में सारे लोग जो है वो रेडिकल हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स में रेडिकलिज्म जो है वो हो चुका है, कुछ जगहों पर ये चीज़ें हो रही हैं, और उसके पीछे भी बहुत सारे लेयर्स हैं। आप समझिए, वेस्ट एशिया जो है, उसमें वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो केरला के लोग आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब इतने सारे लोग वहाँ पर चले गए हैं, और वेस्ट एशिया में बहुत सारी ऐसी जगह है, देखिए आप कतार ही समझ लीजिए, तो कतार में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे काम कर रही हैं, तो केरला के कुछ लोग उनके, मीन्स अगर इंडिया तक आपको पहुंचाना है तो इंडियंस ही वहाँ पर हैं, तो फिर द बेस्ट इज़ के वहाँ से ही उसको रेडिकलाइज करके फिर एक नई चेन बनवाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो हमें समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर के बीच में भी इस प्रकार की चीज़ों को लेकर टेंशन चल रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई आपके वहाँ पर ये हो रहा है, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि पूरे राज्य के बारे में ये बताना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। अब पुलिस ने मार्टिन जो है उसको अरेस्ट कर लिया है, उसके एंटी टेरर लॉज और ये सारी चीज़ें जो है वो उस पर लगा दी है। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो एक लॉन वुल्फ है, क्या वो अकेला काम करता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। वी हैव टू सर्च फॉर इट, मीन्स अब ये इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा। बट ऑनलाइन ये सारी चीज़ें लिखने से कोई फायदा नहीं, और इस प्रकार की अगर कोई चीज़ें लिख रहा है तो इनसे दूर ही रहिए, राइट। इनकी कमेंट्स पर रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट टेक इट पर्सनली। अगर कोई ऐसा लिख भी रहा है, कहीं पर पढ़ भी लिया, तो इग्नोर इट। बस चल रहा है फेक अकाउंट्स, और अगर लेजिट भी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं तो ऐसे एक बेवकूफ़ के साथ आर्ग्यूमेंट करने से क्या होता है पता है, दो बेवकूफ़ हो जाते हैं। एक बेवकूफ़ के साथ अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वहां पर एक बेवकूफ़ नहीं रहेगा, वहां पर दो लोग ऐसे हो जाएंगे। सो जस्ट इग्नोर मारो। स्ट्रेंथ की पोजीशन से बोल रहा हूं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीकनेस। जो मैंने आपको स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसी स्ट्रेंथ की पोजीशन से कह रहा हूं कि लेट इट गो, छोड़ो उनको, अपना काम करो, राइट। क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो SIP इसका फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए, और जब भी पॉसिबल हो तो थोड़ा बहुत SIP में इन्वेस्ट भी कीजिएगा। थोड़ा बहुत, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सी आपको बेस्ट लग रही है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है इट हेल्प्स यू अलॉट। इट्स अ वेरी गुड हैबिट एज वेल ऑफ इन्वेस्टिंग। कौन से फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेस में से अपने आप को हटा दिया है, वो दे हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट, राइट। ही और शी हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ इट। तो कौन है वो? एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आई एम गोइंग टू ट्रैवल, तो आने वाले दिनों में आई विल कीप यू पोस्टेड। टेलीग्राम चैनल पर मैं बताऊंगा अगर वीडियो में ब्रेक आ रहा है, अगर ऐसा मौका मिले कि मीन्स ऐसा सिचुएशन हो जाए कि मुझे ब्रेक रखना पड़े इस सीरीज में, तो आई विल लेट यू नो। तो उसके लिए टेलीग्राम को फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई सी यू सून, एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।